the presentation. Is it visible to you, the slide? Yes, sir. Okay. So let us go for screw pump. Now you can see here, this is the construction of screw pump. Somebody will have to mute his mic. Huh. So this is the sketch of screw pump. You can see here, there are two screws meshing with each other. And as this particular screw rotates, this screw also rotates because they are in mesh. So this screw drives the another screw. This is the inlet portion and this is the outlet portion. Here there are gears. These are called as timing gears. So to both of these shafts, and they rotate because they are meshing with each other, and that's why they should rotate uh, with proper speed in relation to each other, so that always the meshing is maintained. So gears, timing gears are attached to this side. So both the screws then rotates and carries along these spaces. Oil is carried from inlet. See, whatever oil is here will be swept in this direction. It will be moved in this direction due to rotation of these, and these are helical screws. That's why the oil will move in rightward direction. And finally, from this outlet, it will go to the delivery pipe and to the system. So here we are using gear for this purpose, screws for this purpose. So just you can read on this slide that there are two screws which are messing with each other, and as the screw rotates, the inlet side of the pump is flooded with hydraulic fluid because of partial vacuum. Now why the partial vacuum? Because the screw fluids, they will स्वैप, वो जो स्क्रू के थ्रेड से ना, तो वो ऑयल को वहां से ढकेलते हुए आगे ले जाते हैं, इसलिए वहां पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इनलेट पोर्ट में से ऑयल ऊपर खींचा जाता है. तो इस तरह से ऑयल को ढकेलते ढकेलते आउटलेट पोर्ट में पहुंचाया जाता है और प्रेशराइज करके आगे भेजा जाता है. इसमें से जो ऑयल आगे बढ़ रहा है वो रोटेट नहीं होता स्क्रू जैसा, हालांकि ढकेला जाता है, लीनियरली ढकेला जाता है, और इसकी वजह से इसमें जो पल्सेशन बाकी जैसे गियर पंप में होता है, वेन पंप में होता है, पल्सेशन होता है. थोड़ा हमने रेसिप्रोकेटिंग में देखा था कि उसका जो डिलीवरी है वो पल्सेटिंग है, तो वो पल्सेशन इसमें भी दिखाई देता है, रोटरी पंप्स में भी. तो इस वाले पर्टिकुलर कैटेगरी में वो पल्सेशन नहीं है, कम है. तो देयर इज नो पल्सेशन एट हाई स्पीड, और इसका जो आवाज ये कम करता है. तो अब फिर इसके एडवांटेजेस क्या है? सेल्फ प्राइमिंग, जैसे सेंट्रीफ्यूगल में प्राइम करते थे पहले, उसमें पानी भरते थे, फिर घुमाते थे, फिर वो चालू हो जाता था. रेसिप्रोकेटिंग में हम ऐसा नहीं करते थे. जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है उनको प्राइम करने की जरूरत नहीं होती है, तो वैसे ही स्क्रू पंप को भी प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्राइम पंप है इसके, एंड रिलायबल है. दे आर क्वाइट इन ऑपरेशन, आवाज कम करता है रोलिंग एक्शन ऑफ स्क्रू स्पिंडल की वजह से, तो आवाज इसलिए कम आती है. दे कैन हैंडल लिक्विड्स कंटेनिंग गैसेस एंड वेपर, ये भी एक खास बात है. तो इसमें गैसेस अगर है लिक्विड में डिजोल्व हुई और उसके साथ आने वाली, तो उनको भी हैंडल करते हैं और आगे पहुंचाते हैं, आउटलेट में से आगे भेजते हैं. एंड दे हैव लॉन्ग सर्विस लाइफ. So this is the advantage of screw pump. So let us see the disadvantages of a screw pump. Yes, of course they are bulky and heavy, वजनदार है. They are sensitive to viscosity changes of the fluid, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से
और किसी अन्य कारण से अगर विस्कोसिटी उसकी बदलती है तो उसका असर इस पंप के पैरामीटर्स पे पड़ता है। ऑफकोर्स डिलीवरी वेरी होती है, तो विस्कोसिटी का असर इसके परफॉर्मेंस पे होता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है पॉइंट। दे हैव लो वॉल्यूमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसीज। थोड़ा लीकेज अंदर होने के कारण वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी कम है। एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रिसिशन स्क्रू, इसमें जो हम प्रिसिशन के साथ बनाएंगे तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब देखते हैं पंप के परफॉर्मेंस कर्व्स के बारे में। तो हमने अभी देख लिया गियर टाइप के पंप, उसकी सारी वेराइटीज भी देख ली है। तो गियर पंप है, इंटरनल गियर पंप है, लोब पंप है। हालांकि लोब की डिटेल्स हमने यहाँ पे नहीं देखी, लेकिन इसके पहले हो चुके होंगे। तो लोब शेप के गियर के बजाय लोब शेप होता है, वो भी एक के साथ घूमता है, मेशिंग में होता है। और उसकी जैसा गिरोटर पंप भी है, और उसी के अंडर आने वाला गियर जैसा ही ये चौथा टाइप है स्क्रू पंप। तो ये सब गियर में जो वेराइटी है वो इस प्रकार है। बाद में हमने हम वेन पंप देखा, बाद में पिस्टन पंप देखे, उसमें भी दो टाइप्स थे, एक्सियल पिस्टन पंप और रेडियल पिस्टन पंप। उसमें भी दो दो डिजाइन है दोनों के भी। तो ये सारे पंप हमने देख लिए, हर एक के एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे। अब पंप परफॉर्मेंस का जो भी पंप हम यूज कर रहे हैं, तो हालांकि डिजाइन करते वक्त एक सिचुएशन हम ध्यान में रखते हैं, उसे के अनुसार सिस्टम को डिजाइन करते हैं, लेकिन वो हालात कायम नहीं रहते, बदलते रहते हैं। तो बदलते कंडीशन में पंप कैसे काम करता है, कैसे परफॉर्म करता है, इसको देखा जाना अनिवार्य है। क्योंकि लगातार डिजाइन कंडीशन पे तो सिस्टम चलती नहीं। मान लो डिजाइन कंडीशन पे अच्छी एफिशिएंसी है और बाकी अलग कंडीशन पे बहुत ही गिरावट आती है उसमें, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पंप का मिलेगा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। तो इस वजह से पंप को अलग अलग कंडीशन में वो कैसे परफॉर्म करता है, मतलब एफिशिएंसी क्या देता है, हेड कितना देता है, इस तरह से प्रेशर कितना देता है, डिस्चार्ज पे क्या असर पड़ता है, तो ये सब पैरामीटर्स के साथ उसे चेक किया जाता है। तो पंप परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्स्ट एनालाइज इंडिपेंडेंटली, मतलब सिस्टम में लगाने से पहले पंप को टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद जब सिस्टम में लगाएंगे तब वो कैसे परफॉर्म करता है वो चेक किया जाता है। तो ऐसे दो तरीके से हम उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जो पहले वाले केस में, मतलब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जब हम पंप को चेक करेंगे, तो उसमें पंप का जो परफॉर्मेंस है, प्रेशर और वॉल्यूम फ्लो रेट पे वो क्या असर उसका पड़ता है अलग अलग कंडीशन पे, ये चीज हम देख सकते हैं। तो स्पेसिफिक पंप हैज द प्रेशर एंड वॉल्यूम फ्लो रेट टू ऑपरेट अ गिवन सेट ऑफ एक्चुएटर। और जो दूसरा है जिसमें हम सिस्टम में उसको लगा चुके हैं, तब जब उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो इनके साथ साथ नॉइज, वाइब्रेशन, कैविटेशन एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स of specific pump before and after installation to determine if the pump and the existing system are compatible। जिस सिस्टम को हम सप्लाई दे रहे हैं इस वाले पंप का, वो कंपेटेबल है कि नहीं, इसको भी इस तरह से देखा जा सकता है, सिस्टम में जोड़ के उसका परफॉर्मेंस चेक करके। हालांकि हम देख सकते हैं कि ये दोनों तरीके के जो परफॉर्मेंसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं हमें। लेकिन असल में क्या, हैंड्स ऑन जो वर्क होता है उसके अनुसार उसे प्लॉट करके ग्राफ बनाए जाते हैं, और उसके अनुसार पंप कैरेक्टरिस्टिक को इंटरप्रेट किया जाता है। ये वाली डायग्राम में हम देखेंगे कि, एक मिनट, ठीक है, इसको मैं बाद में भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन
यहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये देखिए, ये रिलेशन स्पीड वर्सेस फ्लो में बताया गया है। तो लीनियर कर्व इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो एज रिलेशन बिटवीन, और राइट साइड में भी वाई एक्सिस पे राइट साइड में पंप इनपुट दिखाया गया है। तो इसमें से पिक्चर साफ क्लियर है कि जैसे ही आरपीएम हम बढ़ाएंगे तो फ्लो रेट भी बढ़ेगा, क्वाइट नेचुरल, ये हमने पहले भी देखा था। और पंप इनपुट भी बढ़ेगा, पावर मतलब वो भी बढ़ेगी, दैट इज ऑल्सो क्वाइट नेचुरल। तो इस तरह से स्पीड का सीधा सीधा लीनियर प्रोपोर्शन है फ्लो रेट और पावर के साथ। तो जैसे ही स्पीड हम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा असर पंप पे, पंप के क्या फ्लो पे और आउटपुट फ्लो और पावर पे, इनपुट पावर पे पड़ेगा। दोनों ही लीनियरली इंक्रीज होंगे। तो इस तरह से रिलेशन एक्चुअली मिलता है जब हम पंप को टेस्ट करेंगे अलग अलग स्पीड में। वो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। नाउ दिस इज ओवरऑल एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जैसा लीनियर नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज इन स्पीड द ओवरऑल एफिशिएंसी increases. Similarly here, volumetric efficiency also increases. लेकिन एक पॉइंट के बाद overall efficiency slightly reduces. So you can say this is the design condition. So you will get maximum overall efficiency at this condition. हालांकि उसके अगल बगल में भी देर इज नॉट शार्प डिक्रीज इन दी ओवरऑल एफिशिएंसी। मतलब उसके स्पीड में थोड़ा बहुत अगर चेंज भी होता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी में ज़्यादा गिरावट नहीं होती, थोड़ी गिरावट जरूर होती है। हाँ, इसके बाद हमें शार्प डिक्रीज दिखाई दे सकता है, जैसे 1000 के नीचे अगर आरपीएम है तो यू कैन ऑब्जर्व दैट देर इज शार्प डिक्रीज इन द एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक में भी हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे ही स्पीड बढ़ता है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो लगभग स्टेडी हो जाती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस पंप का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब लीकेज वाला जो है, जब आरपीएम बढ़ेगा तो उस टाइम में लीकेज तो होता है लेकिन कम होगा ना, टाइम कम मिलेगा उसको, इसलिए वो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक स्टेडी हो जाएगी आगे जाकर। तो इस तरह से पंप अलग अलग स्पीड पे बिहेव करता है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ, ये रेडियल पिस्टन पंप के परफॉर्मेंस एक स्पेशल आपको कर्व दिखा रहे हैं जो रेडियल पिस्टन पंप से जुड़ा हुआ है। डिस्चार्ज फ्लो ऑफ दिस पंप इज नियरली कांस्टेंट ओवर अ ब्रॉड प्रेशर रेंज। तो आप यहाँ पे देखिए प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तक देखिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन ये वाली मतलब फ्लो वाली लाइन लगभग हॉरिजॉन्टल है, मतलब कांस्टेंट है। तो इवन इफ यू इंक्रीज द प्रेशर अप टू दिस लेवल, फ्लो ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। यहाँ से लेकिन ये डॉटेड वर्टिकल लाइन जो दिखा है, यहाँ से अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं देन यू कैन ऑब्जर्व द फॉल इन डिस्चार्ज। तो प्रेशर इस पॉइंट के बाद जब बढ़ता है तो यू कैन सी ए शार्प डिक्रीज इन दी फ्लो। तो इस तरह से हमने देखा है कि कौन से पंप के टाइप्स है, उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, किस टाइप का डिस्चार्ज वो देता है, परफॉर्मेंस उसकी कैसी रहती है, इन जनरल कैसे चेक करते हैं हम। अब बारी आती है पंप सिलेक्शन, इसके बारे में थोड़ा हमने कल डिस्कस किया था। नाउ वी नो ऑल द वेराइटीज अवेलेबल टू अस। तो जब भी कोई एप्लीकेशन आएगा जिसके लिए हमें पंप का चयन करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जनरली ये पॉइंट्स रहेंगे, जैसे उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, मैक्सिमम डिलीवरी वो कितना
उतना दे सकते हैं, मतलब फ्लो रेट। टाइप ऑफ कंट्रोल उसमें कौन से है, पंप ड्राइव स्पीड क्या है, टाइप ऑफ फ्लूइड, देन पंप कंटेमिनेशन टॉलरेंस, पंप नॉइज, साइज एंड वेट ऑफ पंप, पंप एफिशिएंसी, बाद में कॉस्ट आया है, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड इंटरचेंजेबिलिटी एंड मेंटेनेंस एंड स्पेयर। तो सारे एंगल से हम पंप को कंपेयर करते हैं और फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन कौन सा सही रहेगा वो हम डिसाइड करते हैं। कल मैंने दो टेबल्स दिखाए थे और आज और एक टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल में जो वैल्यूज दिखाई गई है वो उस वाली कैटेगरी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाई गई है। ये किसी एक पंप की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा कोई रेडियल पिस्टन पंप नहीं है जिसकी मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम वैल्यू है। रेडियल पिस्टन पंप में जो अलग अलग मेक है, लोगों ने बनाए हुए पंप्स है, तो उसमें सबसे कम वाला ये 350 का रेंज आपको मिल सकता है और सबसे ज़्यादा 1720 वाला भी किसी और कंपनी का रहेगा, किसी और टाइप का रहेगा, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन उसका रेडियल पिस्टन। इस तरह से इसमें वैल्यूज दिए गए हैं। जो कल मैंने वैल्यूज टेबल दिखाए थे, इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल गियर पंप की जो अभी लेटेस्ट जो ऑल वेराइटीज बाजार में अवेलेबल है, तो आपको 40 से लेकर 300 तक मैक्सिमम प्रेशर मिलता है। हालांकि ये भी लिखा है थियोरेटिकली इतना प्रेशर दे सकता है, लेकिन अंदरूनी लीकेज के कारण उससे थोड़ा असर पड़ता है। और नॉर्मली आप देखेंगे तो गियर पंप ये 150 बार तक या कुछ कुछ जगह पे 200 लिखा है, वहां तक हम यूज करते हैं। ओके, इंटरनल गियर पंप में देखा था प्रेशर वैल्यू स्लाइटली लेस है, तो 100 से लेकर 210 तक उसमें रेंज अवेलेबल है। वेन 50 टू 140, बैलेंस्ड वेन 140 टू 175 स्लाइटली हायर। फिर जो एक्सियल पिस्टन पंप है स्लैश प्लेट वाला 200 टू 350, बेंट एक्सिस वाला जो है 250 टू 350, और रेडियल पिस्टन पंप 350 टू 1720। ऐसी अलग अलग वेरिएशन इसमें आ सकती है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिलीवरी क्या है। तो इस तरह से सारे पंप की ये वैल्यूज, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम डिलीवरी, कौन से स्पीड पे वो चल सकता है, फिल्ट्रेशन है ना, कि उसमें जो ऑयल हम यूज करने वाले हैं उसकी डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, या माइक्रोमीटर में माइक्रॉन्स में इसकी साइज दिखाई गई है। मतलब एक्सटर्नल गियर पंप में जो ऑयल हम यूज करेंगे तो 100 माइक्रॉन तक उसमें इम्प्योरिटी चल सकती है, या उसका जो फिल्ट्रेशन किया है वो 100 माइक्रॉन तक। इसका मतलब 100 माइक्रॉन के ऊपर वाला पार्टिकल इसके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन वही वेन पंप की बात करें, वेन पंप की, तो उसमें डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन और ज्यादा है, मतलब 50 माइक्रॉन से ऊपर वाले सब पार्टिकल्स अलाउड नहीं है। इम्प्योरिटी का जो साइज है वो 50 माइक्रॉन तक है। उसके बाद तो और स्ट्रिक्ट है, पिस्टन पंप में आप देखेंगे कि 25 ही है, और रेडियल पिस्टन पंप का जो डिजाइन है उसमें फिर से 50 तक जा सकता है। तो कितना कॉन्टेमिनेशन ये टॉलरेट कर सकता है, ये वैल्यूज इसमें दिखाई गई। पल्सेशन, जो डिस्चार्ज हमें मिलता है वो पल्सेटिंग मिलता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी हमने देखा था, हालांकि यहाँ पे रोटरी है तो उसमें भी पल्सेशन दिखाई देता है, जो एक्सटर्नल गियर पंप में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इंटरनल गियर पंप के कंपैरिजन में। वेन पंप में भी कम है, बैलेंस वेन पंप में भी पल्सेशन कम है, और एक्सियल पिस्टन पंप में और रेडियल पिस्टन पंप में हालांकि पल्सेटिंग डिस्चार्ज पल्सेशन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे नॉइज लेवल भी दिखाई गई है, डेसिबल्स में हम गिनते हैं। तो इस तरह से इंटरनल गियर में आवाज़ कम है, वेन पंप में कम है, बाकी इसमें लगभग 80 टू 90 dB तक इसकी नॉइज लेवल जा सकती है मैक्सिमम। और ओवरऑल एफिशिएंसी अगर हम देखेंगे तो ये एक्सटर्नल गियर पंप 70 से 90, पिस्टन पंप में 80 टू 90 तक है। तो जनरली पिस्टन पंप की एफिशिएंसी हमेशा हायर साइड में रहेगी। तो इस तरह से अलग अलग जो मेक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में है, तो इस तरह का परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हमें मिल सकते हैं।
तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पंप का चयन कर सकते हैं। नॉर्मली जो ऑपरेशंस में हम इस प्रेशर का इस्तेमाल करने वाले, जैसे मशीन टूल्स में तो 200 बार तक प्रेशर लगता है, मैकेनिकल हैंडलिंग में 250 तक, मोबाइल में 300 बार तक, और प्रेस वर्क जैसे जो ऑपरेशन उसमें ज़्यादा लगता है, 800 बार तक लगता है। तो इस तरह से हमें पता है कि जो एप्लीकेशन है उसमें प्रेशर रेंज की क्या कैपेसिटी लगने वाली है। तो उसका अब प्रेस वर्क में आप देखेंगे तो यहाँ 800 बार लग रहा है, मतलब वही पंप कारगर साबित होगा जो इतने हाई लेवल तक प्रेशर दे सकता है। तो गियर पंप चलेगा क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में? क्या बोलते हो, गियर पंप चलेगा प्रेस वर्क में? तो नहीं चलेगा, है ना। मोबाइल एप्लीकेशंस जो भी है उसमें देगा 300 तक है, तो गियर पंप प्रीफर नहीं करेंगे हम ऐसे इसमें। तो इन जनरल क्या होता है कि हायर द ऑपरेटिंग प्रेशर हायर द कंपोनेंट कॉस्ट। तो प्रेशर अगर बनाना है तो उसके लिए जो कंपोनेंट है वो रोबस्ट चाहिए, तो उसके लिए उस हिसाब से हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और उसी के कारण जो कंपोनेंट्स सिलेक्ट करने का जो चॉइस होता है वो कम हो जाता है फिर, है ना। ऐसे रोबोस्ट स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए बनेंगे तो चॉइस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेन एडवांटेज ऑफ हाई वर्किंग प्रेशर क्या है, तो ज़्यादा प्रेशर देने के कारण फ्लो रेट कम लगेगा और पंप की साइज कम हो जाएगी, कम बोर पाइप लगेंगे, स्मॉलर कंपोनेंट साइज में लगेंगे, ये एक एडवांटेजेस हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जब वर्किंग प्रेशर ज़्यादा होता है, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकॉम्प्रेसिबल, लेकिन जब हाई प्रेशर डेवलप हो जाते हैं तो टू सर्टन एक्सटेंट दे गेट कॉम्प्रेस। जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए तो 80 बार तक का अगर प्रेशर है तो 0.5% कॉम्प्रेशन इफेक्ट लिक्विड में कुछ कुछ पर्टिकुलर लिक्विड में देखा जा सकता है। ऑफ कोर्स इट विल वेरी फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे तो कुछ इसमें ज़्यादा दिखाई देगा, कुछ इसमें कम। तो जहां हम 800 बार इतना हाई प्रेशर यूज करेंगे तो लिक्विड की कॉम्प्रेसिबिलिटी भी हमें ख्याल में रखनी पड़ेगी, उसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रिसीशन, जब हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए और कंप्रेशन का अगर इफेक्ट आ रहा है तो वो प्रिसीजन पे उसका असर पड़ सकता है। तो ये एक दिक्कत हाई प्रेशर जब हम यूज करेंगे तब हो सकती है, तो उसको ख्याल में रखते हुए कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी। अब मैक्सिमम डिलीवरी, ऑफ कोर्स जब हम पंप सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सिस्टम में मैक्सिमम डिलीवरी कितनी चाहिए उसको ख्याल में रखते हुए ही पंप का चयन करेंगे। जिस पंप की मैक्सिमम डिलीवरी सिस्टम को चाहिए उतनी है वही पंप वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वेरिएशन होता है। इफ द सर्किट डिमांड इज रीजनेबली कांस्टेंट तो हमें फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप की जरूरत है ना। फ्लक्चुएशन नहीं है डिमांड में तो हम फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप जैसे कि गियर पंप है, और वेन पंप का भी जो पहले वाला डिजाइन हमने देखा जिसमें वो कैमरिंग एडजस्टेबल नेचर नहीं है तो वो वाला यूज कर सकते हैं। अगर मान लो फिक्स लेवल्स में सीरीज है तो व्हेन द डिमांड इज एट सीरीज ऑफ फिक्स लेवल तो मल्टी पंप सिस्टम इज यूज, तो जिसमें या कुछ सर्किट में हम देखेंगे कि टू पंप अनलोडेड सर्किट आगे जाके पढ़ने वाले तो दो पंप हम यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे कम फ्लो चाहिए तो जो कम फ्लो देता है उसको यूज करेंगे, ज़्यादा चाहिए तब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, या समय के हिसाब से जैसी डिमांड है तो मल्टी पंप सिस्टम वी कैन यूज। लेकिन अगर बात ऐसी है कि जो डिमांड है वो नैरो बैंड में फ्लक्चुएट होती है, तो इट इज कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग विद इन अ नैरो बैंड, तब हमें वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के पंप चाहिए। जैसे वेन पंप में वो पॉसिबिलिटी है, पिस्टन पंप में है, दोनों एक्सेल और रेडियल। तो वहां पर हम
इस तरह के पंप का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एक नैरो रेंज में हम उसका डिस्चार्ज वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से पंप डिलीवरी को ख्याल में रख के उसका हम चयन करेंगे। Pump capacities are stated by manufacturers for a particular viscosity of the fluid. So, and particular temperature. तो नॉर्मली 40 डिग्री सेल्सियस अगर लिया है तो उसमें उसकी विस्कोसिटी कितनी है, इसको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर लोग उसकी कैपेसिटी बताते हैं। इसमें अगर बदलाव होगा तो पंप की कैपेसिटी में भी बदलाव होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी लीकेज होंगे, विस्कोसिटी अगर कम हो गई है, हमने पहले ही देखा था, तो लीकेज बढ़ सकते हैं, जिसका असर पंप की डिलीवरी पे पड़ सकता है। उसके साथ साथ पंप में जो वियर होगा समय के साथ, तो लीकेज भी बढ़ेगा। तो ये ख्याल में रखते हुए पंप विथ कैपेसिटी अबाउट 10% हायर देन रिक्वायर्ड टू मेक एन अलाउंस ऑफ फॉर द रिडक्शन इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विद वियर। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितनी हमारी मैक्सिमम डिमांड है, लेकिन 10% फॉर इंटरनल लीकेज, ऐसा कंसिडर करके 10% हायर साइड में हम कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे, ताकि समय के साथ थोड़ा जो वियर होगा उसकी वजह से जो इंटरनल लीकेज होगा, जिसके वजह से आउटपुट में आने वाला डिस्चार्ज कम होगा, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू सिस्टम में जो मैक्सिमम डिलीवरी चाहिए उससे कम नहीं जानी चाहिए। इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे। तो बाजार में 1 LPM से लेकर 1000 LPM तक के पंप्स अवेलेबल है। तो इस तरह से हम डिलीवरी के बारे में सोच सकते हैं व्हाइल सिलेक्टिंग द पंप। बाद में टाइप ऑफ कंट्रोल हमने देखा था। सो वेरियस टाइप्स ऑफ पंप कंट्रोल्स आर अवेलेबल, सच एज मैनुअल सर्वो कंट्रोल, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड कंट्रोल, कांस्टेंट पावर कंट्रोल एंड कांस्टेंट फ्लो कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल सिस्टम अभी ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, लेकिन कंट्रोल सिस्टम को भी ख्याल में रखते हुए पंप का चयन किया जा सकता है। So requirements such as complexity, accuracy of control, cost, type of machining, operations, तो ये सब बातें ख्याल में ली जाती हैं। बाद में पंप ड्राइव स्पीड, तो जो मेजॉरिटी ऑफ पंप दे आर डायरेक्टली ड्रिवन बाय द प्राइम मूवर, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है या आईसी इंजन का भी कनेक्शन दिया जा सकता है। जनरली इलेक्ट्रिक मोटर ही देखेंगे तो ड्राइव स्पीड हमें उसकी पता होनी चाहिए। तो अब हमने जो कर्व भी देखे कि फ्लूइड डिलीवरी रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन। ईच डिजाइन हैज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड। फास्टर द पंप रन्स, शॉर्टर इज इट्स लाइफ। ये भी एक बात ख्याल में रखनी है। तो चयन करते वक्त ये फैक्टर इस तरह से कंसिडर किया जाता है। बाद में जो फ्लूइड हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में, एप्लीकेशन में, उसकी विस्कोसिटी, उसकी कंपैटिबिलिटी, पंप के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनसाइड, उनके साथ होनी चाहिए। अगर वो रिएक्ट करता है तो उस पर बुरा असर पड़ेगा, उसका लाइफ कम हो जाएगा। तो कौन सा फ्लूइड यूज किया जाने वाला है, इसको भी ख्याल में रखना चाहिए। When any fluid other than the mineral oil is to be used, it is advisable to seek the pump manufacturer's advice. तो नॉर्मली ये ऑयल हम यूज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी और उसका क्लीनलीनेस सब चीज़ें मालूम होती है, उसको अनुसार बहुत सारे इट इज़ कंपेटेबल टू वेरियस टाइप्स ऑफ पंप। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग फ्लूइड इस्तेमाल में लाने वाले हैं तो मैन्युफैक्चरर का एडवाइस लेना चाहिए वेदर दैट ऑयल विल बी कंपैटिबल विद द पंप मटेरियल, द कंपोनेंट मटेरियल ऑफ द पंप दैट वी आर यूजिंग। फ्लूइड कंटामिनेशन के बारे में भी हमने बार बार डिस्कस किया है और इस टेबल में भी देखा है। तो जो नॉन प्रिसिशन गियर पंप्स है, लोब पंप है, गियरोटर पंप है, सो दीज आर मोस्ट डर्ट टॉलरेंट। 100 माइक्रोन तक देखा तो उस हद तक वो डर्ट को टॉलरेट करते हैं, कॉन्टेमिनेशन को टॉलरेट करते हैं। तो इसमें से कौन सा भी यूज़ करेंगे, एक स्ट्रेनर जरूर लगाना चाहिए, लेकिन
स्ट्रेनर और फिल्टर में फर्क है ना। स्ट्रेनर एक कोर्स टाइप का जरा फिल्ट्रेशन हो गया, और जहाँ पे बहुत स्ट्रिंजेंट फिल्ट्रेशन, डिग्री ऑफ फिल्ट्रेशन चाहिए, तब हमें उस टाइप का फिल्टर लगाना जरूरी होता है। सो इन केस ऑफ प्रिसीजन पंप, जो मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है फिल्टर, उस टाइप का फिल्टर ही हमें यूज करना चाहिए। अदरवाइज कॉन्टेमिनेशन की वजह से पंप का लाइफ घट सकता है, कुछ फेलियर हो सकता है। नॉइज वहाँ हम हमेशा चालू रहेगा, उसकी आवाज़ अगर ज़्यादा रहेगी तो वो एटमॉस्फेयर कंडीशन नहीं रहेगा लोगों के लिए, वहाँ का काम करने वालों के लिए। और नॉइज होता है वाइब्रेशन, या जो भी बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस नहीं है, साइड लोडिंग आ रहा है उसकी वजह से, तो उसका असर बेरिंग पे भी हो सकता है। तो हम नॉइज को इस एंगल से स्टडी करना चाहिए। तो कुछ मैन्युफैक्चरर ने मल्टी स्टेज इंटरनल गियर पंप ऐसा निकाला है कि जो बहुत ही कम आवाज़ करता है, और उसको वो क्यू पंप के नाम से भी बेच रहे हैं, जहाँ पे क्यू का मतलब है क्वाइट पंप। तो इस तरह से भी मैन्युफैक्चरर इस बात को समझते हैं। साइज एंड वेट ऑफ द पंप, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत भारी नहीं होना चाहिए। इंस्टॉलेशन के वक्त कुछ अलग या मोबाइल एप्लीकेशन अगर है तो बहुत हेवी पंप रहेगा तो दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल है हम उसका वेट रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जहाँ पे हाई प्रेशर यूज़ करने वाले हैं तो रोबस्ट सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, तो इसलिए पार्ट्स वो पूरी सिस्टम हेवी बनती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें भी बदलाव आ रहा है, तो डिज़ाइनर का व्यू यही रहता है कि उसका वेट जितना हो सके कम रहे। The best power to weight ratio can usually be achieved in the 200 to 300 bar operating pressure. बहुत सारे एप्लीकेशन में इस प्रेशर रेंज को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे अच्छी पावर टू वेट रेशो आपको मिल सकती है। लेकिन जैसे हमने देखा कि हायर प्रेशर रेंज में वो बढ़ सकती है। और वेरी लाइट कॉम्पैक्ट यूनिट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर यूज इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री, बट दिस टेंड्स टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे मटेरियल का चयन करेंगे जो स्ट्रेंथ वगैरह बढ़िया देंगे लेकिन उसका वेट कम रहेगा। तो ऐसे नए टेक्नोलॉजी आई है, नए मटेरियल्स आए हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए तो एक्सपेंसिव हो जाएगा सिस्टम। एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग pumps tends to have higher efficiencies than rotary pump. रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप की इन जनरल जो एफिशिएंसी है वो रोटरी पंप से अच्छी है। हालांकि जो एक्चुअल एफिशिएंसी मिलेगी वो इन सारे फैक्टर पे आधारित होती है, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग प्रेशर, स्पीड, फ्लूइड की विस्कोसिटी। तो इस टेबल में ये दोनों टाइप की एफिशिएंसीज दिया है, एक जनरल रेंज दिया है कि ऑल टाइप्स ऑफ जो प्लंजर इनलाइन रेसिप्रोकेटिंग पंप है लगभग उसकी वॉल्यूमेट्री की एफिशिएंसी 99% तक जा सकती है, ओवरऑल एफिशिएंसी 95% तक। और इसमें हम रेडियल की वॉल्यूमेट्री की एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी ये प्लंजर इनलाइन मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप से स्लाइटली कम ही है। यहाँ पे देखो, प्रिसिशन गियर पंप्स लेस देन और इक्वल टू 90 एंड वेन पंप लेस देन इक्वल टू 80, और रेडियल और एक्सियल पिस्टन पंप में इन दोनों के कंपैरिजन में अच्छी है, ग्रेटर देन 90 तक जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से एफिशिएंसी का वेरिएशन देखने को मिलता है। कॉस्ट बाद में, सब ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद हम कॉस्ट के बारे में सोचेंगे। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट तो कम ही रहनी चाहिए, लेकिन नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद ऑल दिस फैक्टर्स। तो कॉस्ट के हिसाब से गियर पंप तो बहुत चीपर है, तो इसलिए जिस सिस्टम में गियर पंप वाला प्रेशर चल सकता है तो वहाँ पे हम नेचुरली गियर पंप का ही इस्तेमाल करेंगे। वेन और पिस्टन पंप उससे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं।
बाद में मेंटेनेंस का या अवेलेबिलिटी और इंटरचेंजेबिलिटी का भी ख्याल रखते हैं हम, जो भी पार्ट्स उसमें लगने वाले हैं। तो वो इंटरचेंजेबिलिटी अगर फॉलो करता है, किसी दूसरे ने बनाए पार्ट वहाँ पे फिट कर सकते हैं इस तरह से, तो वो उस फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है। मेंटेनेंस एंड स्पेयर, तो ये सब, जैसे ऑयल का हमने देखा, ऑयल का अगर असर किस कंपोनेंट पे होगा तो कुछ देर के बाद मान लो रबर सील है या कोई और मटेरियल है, उसको रिप्लेस करने की बारी आ सकती है। Some type of vane pumps, the wear parts are grouped together as a cartridge that can easily be replaced without dismantling the pump drive. तो मेंटेनेंस करना भी आसान होना चाहिए। गाड़ी स्पेशली टू व्हीलर फोर व्हीलर लेते समय हम इसका भी इसके बारे में भी सोचते हैं कि मेंटेनेंस के लिए इजी होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी in case of piston pumps, it may be advisable to ensure that the manufacturer offers a fast overall service for a critical application to carry a spare pump in stock. क्योंकि अदरवाइज कुछ पार्ट खराब हो गया तो वहाँ से तब मंगाएंगे, आएगा सिस्टम। आपको स्टैंड बाय पे कुछ रखते ही है, लेकिन उसकी कीमत भी ख्याल में रखनी पड़ती है। अदरवाइज स्टोरेज में जो पार्ट हमने रखा है उसकी कीमत भी असर करती है, इन्वेंट्री, ये आपको पता है सबको। तो ये भी फैक्टर को कंसिडर में कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो इस तरह से पंप का चैप्टर आज हमने पूरा कर दिया है। तो वी हैव सीन द फंक्शन ऑफ पंप बेस्ड ऑन वेरियस ग्राउंड। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पंप। जैसे हमने देखा कि फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से गियर पंप है, वेन पंप है, पिस्टन पंप है। गियर पंप की भी वेराइटीज देखिए, एक्सटर्नल गियर पंप, इंटरनल गियर पंप, लोब उसमें है, हालांकि डिटेल्स नहीं देखे। और गेरोटर पंप है, स्क्रू पंप है। तो ये गियर पंप जैसे सब कंस्ट्रक्शन है इसमें। उसके बाद वेन पंप है, जिसमें भी दो डिजाइन है, एक अनबैलेंस वेन पंप है और एक बैलेंस वेन पंप है। बाद में वेन पंप में हम उसका डिस्चार्ज भी वेरी कर सकते हैं, इसलिए वेन पंप ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप है। ये कैरेक्टरिस्टिक पिस्टन पंप में भी है, जिसमें फिर से दो सब टाइप से पिस्टन पंप और रेडियल, एक्सेल पिस्टन पंप और रेडियल पिस्टन पंप। एक्सेल में भी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो डिजाइन है, स्लैश प्लेट वाला और बेंट एक्सेस वाला। रेडियल पिस्टन पंप में भी हमने देखा कि जहाँ पे अंदर एक कैम घूमता है और सिलेंडर ब्लॉक स्टेशनरी है, दूसरे वाले इसमें सिलेंडर ब्लॉक घूम सकता है, कैम स्टेशनरी है। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसके भी दो टाइप है। सबका वर्किंग देखा, सबके रेंजेस देखे, कितनी हद तक वो प्रेशर दे सकते हैं, डिलीवरी दे सकते हैं, डर्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देते हैं, कितने आरपीएम पे घूमते हैं। इस सब प्रकार से हमने उनकी क्या रेंजेस है वो देखिए, और उनका परफॉर्मेंस भी देखा, और बाद में किस एप्लीकेशन में किस टाइप का पंप सुटेबल रहेगा, इसके लिए कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए, इसके भी बारे में हमने डिस्कशन किया। तो हियर वी हैव कम टू एन एंड ऑफ पंप। तो बताइए, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए।